स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज़ में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 21 अप्रैल 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले सीमांचल से करते हैं। तो सीमांचल में घुसपैठ और भ्रष्टाचार पर एक्शन की चर्चा। यह दरअसल बात है कि बिहार में नई सरकार बनने के बाद सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सीमांचल इलाके में घुसपैठ और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई तेज होने की बात सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं और फिर संवेदनशील जिलों में निगरानी बढ़ाई जा रही है। सीमांचल क्षेत्र पहले से ही सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी अहम माना जाता है, इसलिए यहाँ पर अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण को लेकर के सरकार पर फोकस बढ़ा है। इस बीच अमित शाह के नाम का भी जिक्र सामने आ रहा है, लेकिन सीधे आदेश वाली बात पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। कुल मिलाकर के ये कदम नई सरकार की सख्त प्रशासनिक की छवि बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। पीएम किसान योजना अगली किस्त को लेकर के बड़ा अपडेट। दरअसल बात है कि देश भर के किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर के बड़ा अपडेट सामने आया है। जानकारी के अनुसार इस योजना की 22वीं किस्त 13 मार्च 2026 को जारी की जा चुकी है, जिसमें करोड़ों किसानों के खाते में 2000 रुपये की राशि सीधे ट्रांसफर की गई है। अब किसानों की नज़र अगली किस्त पर है। इस योजना के तहत हर साल 6000 रुपये की मदद 3 किस्तों में दी जाती है, जो आमतौर पर हर 4 महीने में जारी होती है। इसी पैटर्न के अनुसार अगली किस्त अप्रैल से जुलाई 2026 के बीच आने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि आधिकारिक तारीख अभी घोषित नहीं हुई है। वहीं पर किसानों के लिए जरूरी सलाह यह है कि ई-केवाईसी जरूर पूरा कर लें, आधार और फिर बैंक अकाउंट लिंक जरूर कर लें, जमीन का रिकॉर्ड सही हो। जी हाँ, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी गड़बड़ी हुई तो फिर किस्त अटक सकती है। कुल मिलाकर के अगली किस्त जल्द आने की उम्मीद है, लेकिन सही तारीख के लिए सरकारी घोषणा का इंतजार करना जरूरी है। पूरे बिहार का करूंगा दौरा, सब अच्छा होगा, जेडीयू बैठक में बोले नीतीश कुमार। जी हाँ, दरअसल बात है कि जेडीयू की अहम बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ संकेत दिया है कि वे बिहार की राजनीति से दूर नहीं होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि वे पूरे बिहार का दौरा करेंगे और फिर लोगों के बीच जाकर के गठबंधन और फिर सरकार दोनों को मजबूत करेंगे। साथ ही ये भी भरोसा दिलाया है कि सब अच्छा होगा और विकास का काम जारी रहेगा। जब बैठक में यह भी तय हुआ है कि विधायक दल के नेता के चयन का अधिकार नीतीश कुमार को ही दिया गया है। उन्होंने कहा कि वे अधिक समय बिहार में ही बिताएंगे और सरकार के कामकाज पर नजर रखेंगे, ताकि पहले जो विकास कार्य हुए हैं वह आगे भी जारी रहेंगे। कुल मिलाकर के इस बयान को इस तरह से राजनीतिक सक्रियता के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। भले ही उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया हो, लेकिन पार्टी और फिर राज्य की राजनीति में उनकी भूमिका अभी भी अहम बनी हुई है और फिर आने वाले समय में उनका दौरा राजनीतिक माहौल को और गर्म कर सकता है। सिर्फ 15 मिनट चली जेडीयू की बैठक, लेकिन बड़ा फैसला टला। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में हलचल उस वक्त तेज हो गई जब नीतीश कुमार की अगुवाई में कल जेडीयू विधायक दल की बैठक हुई, लेकिन ये बैठक सिर्फ मात्र 15 मिनट ही चल पाई और खत्म हो गई। सबसे बड़ी बात यह रही है कि इस बैठक में विधायक दल का नेता नहीं चुना गया, जिससे राजनीतिक गलियारों में चर्चा और तेज हो गई है। बैठक के दौरान कुछ प्रस्ताव जरूर रखे गए और नीतीश कुमार ने विधायकों को भरोसा दिलाया है कि पार्टी मजबूत है और आगे भी मजबूती से काम करेगी। लेकिन नेता के चयन को टाल देना यह संकेत देता है कि पार्टी अभी किसी बड़े फैसले की तैयारी में है और जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहती है। वहीं पर राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये देरी एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो सकती है। वहीं पर जदयू के अंदर अभी नामों पर मंथन जारी है और सही समय देख करके बड़ा फैसला लिया जाए। कुल मिलाकर के छोटी बैठक के पीछे बड़ी राजनीतिक रणनीति छिपी हुई मानी जा रही है। तमिलनाडु से राहुल गांधी का बड़ा हमला। दरअसल बात है कि तमिलनाडु में चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी और फिर एनडीए पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने दावा किया है कि नीतीश कुमार कंप्रोमाइज हो चुके हैं और इसी वजह से वे चुप हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी बिहार जैसी रणनीति को तमिलनाडु में भी लागू करना चाहती है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि बीजेपी दिल्ली से राज्यों को कंट्रोल करना चाहती है और फिर क्षेत्रीय पार्टियों को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ सहयोगी दल बीजेपी के प्रभाव में काम कर रहे हैं, जिससे राज्यों की स्वायत्तता पर असर पड़ रहा है। इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया है, जब बीजेपी और फिर एनडीए के नेताओं ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है, जबकि विपक्ष इसे केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने वाला मुद्दा बना रहा है। कुल मिलाकर के ये बयान चुनावी माहौल में राजनीतिक टकराव को और तेज करने वाला माना जा रहा है। पीएम मोदी को झाल मुड़ी खिलाने वाला कौन है वो शख्स? दरअसल बात है कि पश्चिम बंगाल के झारग्राम रैली के बाद नरेंद्र मोदी एक छोटी सी स्ट्रीट फूड स्टॉल पर रुके और वहां पर उन्होंने मशहूर झाल मुड़ी खाई। अच्छा, ये कोई बड़ा होटल या फिर ब्रांडेड दुकान नहीं था, बल्कि एक स्थानीय ठेले वाला था, जिससे पीएम मोदी ने बातचीत भी की है।
रिपोर्ट्स के अनुसार ये विक्रेता रोजाना साधारण तरीके से अपना ठेला लगा करके झालमुड़ी बेचता है। इस तरीके के स्ट्रीट फूड विक्रेता आमतौर पर दिन भर में कुछ 100 से लेकर के 1 से 2 हज़ार रुपये तक कमा लेते हैं, जो उनकी मेहनत और फिर भीड़ पर निर्भर करता है। हालांकि उस खास दुकानदार की सटीक कमाई सार्वजनिक रूप से बताई नहीं गई है, लेकिन इस घटना के बाद उसकी चर्चा जरूर बढ़ गई है। इस पूरे वाक़े ने इसलिए भी लोगों का ध्यान खींच लिया है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम लोगों के बीच रुक करके स्थानीय खाना खाया और फिर उनसे बातचीत की है। ये पल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बिहार के बेटे आदिल ने एआई स्टार्टअप से किया कमाल। दरअसल बात है कि बिहार के एक युवा आदिल ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में बड़ा नाम कमाते हुए अपने एआई स्टार्टअप आइडेंटिफाई के जरिए खास पहचान बनाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके इस स्टार्टअप को बेस्ट आइडिया अवार्ड मिला है, जिससे न सिर्फ उनका बल्कि पूरे बिहार का नाम रोशन हुआ है। ये दिखाता है कि छोटे शहरों से भी बड़े इनोवेशन निकल सकते हैं। इस स्टार्टअप का फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए नई तकनीकी समाधान देना है, जो आने वाले समय में कई सेक्टर में काम आ सकता है। आज के समय में एआई तेजी से बढ़ रहा है और फिर बिहार भी इस दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, जहां पर सरकार और फिर स्टार्टअप मिलकर के टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम को मजबूत कर रहे हैं। आदिल की ये सफलता युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा मानी जा रही है। यह साबित करता है कि सही आइडिया और फिर मेहनत के दम पर कोई भी युवा बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकता है। कुल मिलाकर के ये कहानी बिहार में उभरते स्टार्टअप कल्चर और नए भारत की बदलती सोच की झलक देती है। बिहार के एक अस्पताल में गार्ड ने लगाए टांके, व्यवस्था पर उठा सवाल। दरअसल बात है कि बिहार के एक सरकारी अस्पताल से चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड ने घायल मरीज को टांके लगा दिए। जब बताया जा रहा है कि उस समय डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे, जिसके कारण गार्ड ने खुद ही इलाज करने की कोशिश की। ये घटना सामने आते ही स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जहाँ स्थानीय लोगों का कहना है कि अस्पतालों में डॉक्टरों को और फिर स्टाफ की कमी अक्सर देखने को मिलती है, जिससे मरीजों को समय पर सही इलाज नहीं मिल पाता है। इस घटना ने सिस्टम की कमजोरी को उजागर कर दिया है और लोगों में नाराजगी भी बढ़ गई है। यह मरीजों की हालात को लेकर भी चिंता जताई जा रही है। वहीं पर प्रशासन ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। यह कहा है कि दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कैबिनेट विस्तार पर देरी, तेजस्वी यादव का तंज। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में कैबिनेट विस्तार को लेकर के देरी पर बयानबाजी तेज हो गई है। जी हां, तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए कहा है कि सिलेक्टेड सीएम 1 महीने तक कैबिनेट नहीं बना पाए और अब रील बना करके समय बिता रहे हैं। इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और गर्मा गया है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि सरकार के पास स्पष्ट दिशा और फिर योजना की कमी है, जिसके कारण महत्वपूर्ण फैसले टल रहे हैं। उनका कहना है कि कैबिनेट विस्तार में देरी से प्रशासनिक कामकाज भी प्रभावित हो सकता है और फिर इसका असर सीधे जनता पर पड़ता है। वहीं पर सत्ता पक्ष का कहना है कि कैबिनेट विस्तार एक सोच समझ कर के लिया जाने वाला फैसला है और फिर जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। जब सरकार के अनुसार सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही, ताकि संतुलित और प्रभावी टीम तैयार हो सके। बिहार में घर वापसी कार्यक्रम, 6 लोगों ने बदला धर्म। जी हाँ, दरअसल बात है कि बिहार में एक धार्मिक आयोजन के दौरान घर वापसी का मामला सामने आया है, जहां पर ईसाई धर्म अपना चुके 6 लोगों ने फिर से सनातन धर्म अपनाने की बात कही है। यह कार्यक्रम परशुराम जयंती के अवसर पर आयोजित किया गया, जिसमें स्थानीय स्तर पर धार्मिक अनुष्ठान भी कराया गया। आयोजकों का कहना है कि ये पूरी प्रक्रिया स्वच्छता से की गई है, इसमें किसी भी तरीके का दबाव नहीं था। जब वहीं पर इस तरीके के आयोजनों को लेकर के अक्सर सामाजिक और फिर राजनीतिक बहस भी देखने को मिलती है, क्योंकि धर्म परिवर्तन और पूर्ण धर्म अपनाने जैसे मुद्दे संवेदनशील माने जाते हैं। इस घटना के बाद इलाके में चर्चा का माहौल हो गया है। कुछ लोग इसे धार्मिक आस्था से जुड़ा फैसला बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे बड़े सामाजिक और फिर राजनीतिक संदर्भ में देख रहे हैं। कुल मिलाकर के ये मामला एक बार फिर से धर्म और समाज से जुड़े मुद्दों को चर्चा में ला दिया है। बिहार में अनोखी शादी, बैलगाड़ी से निकली बारात। जी हाँ, आज के ज़माने में बैलगाड़ी से बारात निकाली गई है। बिहार में एक शादी इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है, जहां पर दूल्हा लग्जरी कार या फिर बड़ी गाड़ियों की जगह बैलगाड़ी की बारात लेकर के पहुंचा। इस अनोखे अंदाज ने लोगों का ध्यान खींचा और शादी की तस्वीरें और फिर वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए। खास बात यह रही है कि इस बारात में जेडीयू के एक विधायक भी दूल्हे के साथ बैलगाड़ी में बैठे नजर आए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस शादी में दिखावे से दूर रहकर के सादगी और पारंपरिक तरीकों को अपनाया गया। जब दूल्हे ने बताया है कि वे शोर शराबे और फिर खर्चीले शादी के बजाय सादगी भरे आयोजन में विश्वास रखता है। बैलगाड़ी से बारात निकालने का मकसद भी यही था कि लोगों को एक अलग और यादगार संदेश दिया जा सके। इस बारात को देखने के लिए रास्ते में लोगों की भीड़ जुट गई और कई लोगों ने इसे देशी अंदाज की शानदार मिसाल बताया है। जब कुल मिलाकर के ये शादी इसलिए खास बन गई है क्योंकि इसमें आधुनिक ट्रेंड के बजाय
परंपरा, सादगी और फिर अलग सोच की झलक देखने को मिली है, जो आज के दौर में कम ही नजर आती है। बिहार में पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा, 5 शहरों का बनेगा मास्टर प्लान। जहां दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत गया, राजगीर समेत कुल 5 प्रमुख शहरों के लिए टूरिस्ट मास्टर प्लान तैयार कर लिया जाएगा। इस योजना का मकसद इन ऐतिहासिक और फिर धार्मिक स्थलों को और बेहतर तरीके से विकसित करना है, ताकि देश विदेश से ज़्यादा पर्यटक आकर्षित हो सके। यह सरकार की इस पहल के तहत बुनियादी सुविधाओं जैसे कि होटल, सड़क, गाइड सर्विस, साफ सफाई और फिर ट्रांसपोर्ट पर खास ध्यान दिया जाएगा। साथ ही साथ इन जगहों की सांस्कृतिक और फिर धार्मिक पहचान को भी प्रमोट किया जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर भी मिल सके और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये योजना सही तरीके से लागू होती है तो फिर बिहार का पर्यटन सेक्टर तेजी से आगे बढ़ सकता है। कुल मिलाकर के यह मास्टर प्लान राज्य को एक प्रमुख पर्यटन हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। जेडीयू बैठक में 200 सीट का लक्ष्य, अनंत सिंह का बड़ा दावा। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में जेडीयू की हालिया बैठक के बाद नई चर्चाएं शुरू हो गई है। इस बैठक को लेकर के अनंत सिंह ने बड़ा दावा किया है कि नीतीश कुमार ने पार्टी नेताओं से कहा कि अगला लक्ष्य 200 सीट जीतने का होना चाहिए। ये बयान सामने आते ही राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। बैठक में संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और फिर आने वाले चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई है। बताया जा रहा है कि पार्टी नेतृत्व ने साफ संकेत दिया है कि जेडीयू को जमीनी स्तर पर फिर से मजबूत करना होगा, ताकि चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया जा सके। हालांकि 200 सीट का लक्ष्य काफी बड़ा माना जा रहा है, जिस पर विपक्ष भी सवाल उठा सकता है, लेकिन जेडीयू इसे आत्मविश्वास और फिर तैयारी का संकेत बता रही है। कुल मिलाकर के ये बयान आने वाले चुनाव को लेकर के पार्टी की बड़ी रणनीति और आक्रामक रुख को दिखाता है। कलयुग का श्रवण कुमार, जब पोते ने दादी को दिया नया जीवन। दरअसल बात है कि एक बेहद ही भावुक और प्रेरणादायक घटना में एक छात्र अपनी दादी की जान बचाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि उसने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की बोर्ड परीक्षा छोड़ दी है, यानी कि सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा छोड़ दी, ताकि समय पर लिवर डोनेट कर सके। इसकी इस कुर्बानी ने सभी को भावुक कर दिया है और उसे कलयुग का श्रवण कुमार कहा जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दादी की हालात गंभीर थी और तुरंत लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत थी। ऐसे में पोते ने बिना देर किए आगे आकर के अपना लिवर डोनेट करने का फैसला लिया। यह डॉक्टरों की टीम ने सफल ऑपरेशन करके दादी की जान बचा ली है, जिससे पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। इस घटना ने लोगों के दिल छू लिया है और हर तरफ उस छात्र की तारीफ हो रही है। ये कहानी त्याग, परिवार के प्रति समर्पण और फिर इंसानियत की एक बड़ी मिसाल बनकर के सामने आई है, जो समाज को एक मजबूत संदेश देती है। बिहार में मॉडल सोलर विलेज योजना, बिजली बिल से राहत की तैयारी। दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने बिहार के हर जिले में मॉडल सोलर विलेज योजना बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इस पहल का उद्देश्य गांव को सौर ऊर्जा से जोड़ना है, ताकि लोगों को पारंपरिक बिजली पर कम निर्भर रहना पड़े और फिर बिजली बिल का बोझ भी घट जाए। इस योजना के तहत गांव में सोलर पैनल, स्ट्रीट लाइट और फिर अन्य सौर उपकरण लगाए जाएंगे। यह सरकार की कोशिश है कि गांव खुद अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सके, जिससे न सिर्फ खर्च कम होगा बल्कि पर्यावरण को भी फायदा मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये योजना सही तरीके से लागू होती है तो फिर ग्रामीण इलाकों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर के ये पहल बिहार को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और फिर लोगों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। भीषण गर्मी से राहत के संकेत, 48 घंटों में बारिश का अलर्ट। दरअसल बात है कि बिहार और उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में पड़ रही 45 डिग्री तक की तेज गर्मी से जल्द राहत मिल सकती है। जहां मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों में मौसम बदलने वाला है और कई इलाकों में बादल छाने के साथ बारिश भी शुरू हो सकती है। इससे तापमान में गिरावट आने की उम्मीद जताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ जिलों में तेज आंधी, गरज चमक और फिर झमाझम बारिश की संभावना है। मौसम में ये बदलाव पश्चिमी विक्षोभ और फिर स्थानीय सिस्टम के सक्रिय होने की वजह से हो रहा है, जिससे गर्म हवाओं पर ब्रेक लग सकता है और फिर लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है, खास करके आंधी और फिर बिजली गिरने की संभावना को देखते हुए। कुल मिलाकर के ये बदलाव भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों के लिए राहत बड़ी खबर है, लेकिन अचानक मौसम बदलने के कारण सावधानी बरतनी भी जरूरी है। 10 मिनट में 20 लाख की लूट, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ वारदात।
जहां एक सनसनीखेज मामले में बदमाशों ने महज 10 मिनट के अंदर करीब 20 लाख रुपए की लूट को अंजाम दे दिया है। यह पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है, जिसमें करीब 66 सेकंड का वीडियो सामने आया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि आरोपी बेहद तेजी और प्लानिंग के साथ वारदात को अंजाम देते हैं। यह रिपोर्ट्स के मुताबिक बदमाश अचानक पहुंचे और फिर लोगों को डरा करके कैश और कीमती सामान लूट करके फरार हो गए। यह घटना इतनी तेजी से हुई कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और लोग सुरक्षा को लेकर की चिंता जता रहे हैं। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है और फिर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। मामला बिहार का है। दोस्तों, अभी हम आपको बताने वाले हैं भारत के 3 ऐसे रेलवे स्टेशन के बारे में जहां से आप पैदल विदेश जा सकते हैं। दरअसल बात यह है कि भारत में कुछ ऐसे रेलवे स्टेशन है जहां पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बेहद करीब स्थित है, जहां से कुछ ही मिनटों में पैदल दूसरे देश पहुंचा जा सकता है। इनमें सबसे प्रमुख है रक्सौल जंक्शन, जो कि बिहार में स्थित है और नेपाल के वीरगंज शहर के बिल्कुल भी पास है। ये स्टेशन भारत नेपाल सीमा का बड़ा गेटवे माना जाता है और यहाँ से सीमा तक कुछ ही मिनटों में पहुंचा जा सकता है। दूसरा प्रमुख स्टेशन है जयनगर रेलवे स्टेशन, जो कि नेपाल सीमा से लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर है। यहाँ से सीधे नेपाल के जनकपुर तक ट्रेन सेवा भी चलती है और लोग आसानी से सीमा पार कर सकते हैं, क्योंकि भारत नेपाल के बीच ओपन बॉर्डर है और इसी नौतनवा रेलवे स्टेशन भी नेपाल के लुम्बिनी क्षेत्र के काफ़ी करीब है, जहाँ से थोड़ी दूरी पैदल तय करके विदेश पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा नक्सलबाड़ी रेलवे स्टेशन जैसे स्टेशन भी नेपाल बॉर्डर के करीब है, जो करीब 5 से 6 किलोमीटर की दूर पर स्थित है। कुल मिलाकर के ये स्टेशन दिखाते हैं कि भारत के कुछ हिस्सों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा इतने नज़दीक हैं कि ट्रेन से उतर करके थोड़ी दूरी तय करते ही आप दूसरे देश में पहुँच सकते हैं, जो अपने आप में काफ़ी दिलचस्प अनुभव है। बिहार में सम्राट सरकार की अग्नि परीक्षा शुरू। दरअसल बात है कि बिहार में नई सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सामने एक बड़ी चुनौती सामने खड़ी हो गई है। सबसे बड़ा मुद्दा है कि सरकारी योजनाओं पर बढ़ता खर्च और राज्य की कमजोर आर्थिक स्थिति, जिससे सरकार पर वित्तीय दबाव लगातार बढ़ रहा है। जहां विशेषज्ञ मानते हैं कि चुनावी वादों और फिर योजनाओं के कारण खजाने पर बोझ बढ़ा है। आर्थिक दबाव के साथ कानून व्यवस्था भी सरकार के लिए बड़ी परीक्षा बनती जा रही है। विपक्ष लगातार अपराध और फिर सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। वहीं पर प्रशासन को भी बेहतर व्यवस्था बनाए रखने की चुनौती है। वहीं पर सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात कही है, लेकिन असली असर जमीन पर दिखना अभी बाकी है। कुल मिलाकर के नई सरकार के लिए ये समय काफ़ी अहम माना जा रहा है। एक तरफ विकास, रोजगार और फिर निवेश बढ़ाने का दबाव है, तो दूसरी तरफ कानून व्यवस्था को मजबूत करना भी बहुत ज़रूरी है। आने वाले समय में ये साफ होगा कि सरकार इस चुनौतियों से कैसे निपटते हैं और जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाती है। बिहार में गहराता जल संकट, रिपोर्ट ने दी बड़ी चेतावनी। दरअसल बात है कि बिहार में पानी को लेकर के बड़ी चिंता सामने आई है, जहां पर हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले 20 से 25 सालों में बिहार को गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। भूजल पर बढ़ती निर्भरता और तेजी से हो रहे दोहन के कारण कई इलाकों में पानी का स्तर लगातार गिरता जा रहा है, जिससे लोगों को अभी भी दिक्कत होने लगी है। अभी से ही दिक्कत होने लगी है। रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले कुछ सालों में भूजल उपयोग तेज़ी से बढ़ा है, लेकिन उतनी ही तेज़ी से उसका रिचार्ज नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि कई सुरक्षित क्षेत्र अब भी धीरे धीरे जल संकट की श्रेणी में जा रहे हैं। इसके साथ ही पानी की गुणवत्ता भी काफ़ी ख़राब हो रही है, जिसमें आर्सेनिक और फिर फ्लोराइड जैसे खतरनाक तत्व बढ़ते जा रहे हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए काफ़ी गंभीर खतरा बन सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो फिर स्थिति और गंभीर हो सकती है। इसके लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जल संरक्षण और फिर भूजल रिचार्ज जैसे उपाय जरूरी बताए गए हैं। कुल मिलाकर की ये रिपोर्ट साफ संकेत देती है कि बिहार में पानी का संकट भविष्य की बड़ी चुनौती बनने वाली है, जिसे अभी से संभालना बेहद ज़रूरी है। बिहार के स्कूलों में शौचालय तो है, लेकिन पानी नहीं, चौंकाने वाला डेटा। दरअसल बात है कि बिहार के सरकारी स्कूलों की हालात को लेकर के एक नई रिपोर्ट ने गंभीर तस्वीर सामने खड़ी रख दी है। जानकारी के मुताबिक करीब 20% स्कूल ऐसे हैं, स्कूलों के शौचालय ऐसे हैं जहां पर पानी नहीं है, जिससे वे उपयोग के लायक नहीं रह जाते हैं। ये स्थिति बच्चों, खास करके लड़कियों के लिए बड़ी समस्या बनकर रही है और स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी का उजागर करती है। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि कई स्कूलों में सिर्फ शौचालय बना करके छोड़ दिया गया है, लेकिन पानी, सफाई और फिर रख रखाव की व्यवस्था नहीं है। इससे छात्र
छात्राएं मजबूरी में शौचालय का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं और खुले में जाने की स्थिति बन जाती है। जब पहले की सर्वे रिपोर्ट्स में भी कई स्कूलों में पानी और फिर टॉयलेट जैसी बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी सामने आ चुकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना काफ़ी नहीं है, बल्कि उसकी सही देखरेख भी जरूरी है। जैसे सरकार ने कई योजनाएं शुरू की है, लेकिन जमीनी स्तर पर उसका असर अभी भी अधूरा दिख रहा है। कुल मिलाकर के ये रिपोर्ट साफ संकेत देती है कि बिहार के स्कूलों में शिक्षा के साथ साथ बुनियादी सुविधाओं को सुधारना अभी भी बड़ी चुनौती बना हुआ है। बिहार में जमीन खरीदने से पहले नया अलर्ट, सरकार ने सख्त की गाइडलाइन। दरअसल बात है कि बिहार में जमीन खरीदने वालों के लिए राजस्व विभाग ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें खरीदारों को पहले से ज़्यादा सतर्क रहने की सलाह दी गई है। अब जमीन खरीदने से पहले उसका पूरा विवरण, नक्शा और विक्रेता की पहचान की अच्छी तरह से जाँच करना जरूरी बताया गया है। इसके साथ ही बिचौलियों और फिर दलालों से दूरी रहने की भी चेतावनी दी गई है, क्योंकि धोखाधड़ी के कई मामले सामने आ चुके हैं। नई गाइडलाइंस के मुताबिक जमीन का खाता, खेसरा और रकबा यानी कि क्षेत्रफल जरूर मिलान करना होगा। यह साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि जमीन पर कोई भी विवाद या फिर सरकारी रोक तो नहीं लगी है। जब बिना सही बंटवारे वाली जमीन खरीदने से बचने की सलाह दी गई है, क्योंकि बाद में ये कानून परेशानी का कारण बन सकती है। यह सरकार का मकसद इस प्रक्रिया को पारदर्शी और फिर सुरक्षित बनाना है, या ताकि ज़मीन से जुड़े विवाद कम हो सके। अब डिजिटल सिस्टम के जरिए भी ज़मीन के रिकॉर्ड की जांच को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे फर्जीवाड़े पर रोक लगे। कुल मिलाकर के ज़मीन खरीदने से पहले हर दस्तावेज की जांच करना अब पहले से ज़्यादा जरूरी हो गया है। महिला आरक्षण बिल पर पप्पू यादव का केंद्र पर सवाल। दरअसल बात है कि महिला आरक्षण के मुद्दे पर एक बार फिर से राजनीति गर्मा गई है। पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करते हुए कहा कि क्या सरकार सच में चाहती है कि महिलाओं को समय पर प्रतिनिधित्व मिले, या इस मुद्दे को टालने की कोशिश की जा रही है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक बहस तेज हो गई है। पप्पू यादव ने आरोप लगाया है कि महिला आरक्षण को लेकर के सरकार की नीयत पर सवाल उठते हैं, या क्योंकि इसे लागू करने में देरी हो रही है। उनका कहना है कि अगर सरकार गंभीर होती है तो फिर इसे प्रभाव से लागू किया जाता, जिससे महिलाओं को राजनीति में ज़्यादा अवसर मिलते। वहीं पर सत्तापक्ष का कहना है कि महिला आरक्षण का एक बड़ा संवैधानिक कदम है और इसे सही प्रक्रिया के तहत लागू किया जा रहा है। कुल मिलाकर के ये मुद्दा अब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का केंद्र बन गया है और आने वाले समय में इस पर और बहस देखने को मिल सकती है। जैविक उत्पादों को मिलेगा बड़ा बाजार, पैक्स से किसानों को फायदा। दरअसल बात है कि बिहार के किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आई है, जहां पर अब जैविक यानी कि ऑर्गेनिक उत्पादों को बेहतर बाजार दिलाने की तैयारी की जा रही है। सरकार की योजना है कि केंद्रीय एजेंसियों के जरिए इन उत्पादों की खरीद और मार्केट को बढ़ावा दिया जाए, ताकि किसानों को इनकी फसल सही दाम पर मिल सके और फिर उन्हें बिचौलिए पर निर्भर न रहना पड़े। इस पूरी प्रक्रिया में पैक्स की अहम भूमिका होगी। इन्हीं समितियों के माध्यम से किसान सीधे अपनी उपज बेच सकेंगे, जिससे उन्हें एमएसपी या फिर उचित कीमत मिलने की संभावना बढ़ेगी और भुगतान भी तेज होगा। हाल ही में गेहूं खरीद में भी पैक्स के जरिए किसानों को 48 घंटे के भीतर भुगतान देने की व्यवस्था की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस पहल से गाँव स्तर पर ही बाजार से सीधा जुड़ाव बनेगा और किसानों की आय बढ़ेगी। पैक्स को मजबूत करने और डिजिटल बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है, ताकि पारदर्शिता बढ़े और ज़्यादा किसान इससे जुड़े। कुल मिलाकर के ये कदम बिहार के किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव ला सकता है। बिहार जनगणना 2027, घर घर से जुटेंगे विस्तृत डेटा। दरअसल बात है कि बिहार में 2027 की जनगणना को लेकर के तैयारियां शुरू हो गई है और इस बार डेटा कलेक्शन पहले से ज़्यादा विस्तृत होने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ लोगों की संख्या ही नहीं, बल्कि घर की स्थिति, रसोई, बाथरूम जैसी सुविधाओं की जानकारी भी ली जाएगी। इसका उद्देश्य राज्य की वास्तविक सामाजिक और फिर आर्थिक स्थिति को बेहतर तरीके से समझना है। इस जनगणना में परिवार की आय, शिक्षा, रोजगार और फिर संपत्ति से जुड़ी जानकारी भी शामिल होगी। खास बात यह है कि घर में मौजूद गाड़ियों और फिर अन्य संसाधनों का भी विवरण देना पड़ सकता है, जिससे सरकार को लोगों की जीवन शैली और फिर आर्थिक स्तर का सटीक अंदाजा मिल सके। सरकार का मानना है कि इस तरह के विस्तृत डेटा से योजनाओं को ज़्यादा प्रभावी बनाया जा सके। कुल मिलाकर ये जनगणना सिर्फ गिनती तक सीमित नहीं होगी, बल्कि विकास योजनाओं की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगी और ज़रूरतमंद लोगों तक सही लाभ पहुँचाने में मदद मिलेगी।
सीएम बदलते ही कानून व्यवस्था पर सवाल, तेजस्वी का हमला। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में कानून व्यवस्था को लेकर के एक बार फिर से बहस तेज हो गई है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि भाजपा का मुख्यमंत्री बनते ही बिहार में अपराधियों के हौसले बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में अपराध की घटनाओं में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिससे आम लोगों में डर का माहौल बन गया है। जी हाँ, तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि सरकार कानून व्यवस्था संभालने में कमजोर साबित हो रही है और प्रशासन पर उसका नियंत्रण ढीला पड़ गया है। उनका आरोप है कि अपराधियों पर सख्ती से कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसके कारण वे बेखौफ होकर के घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। वहीं पर सत्ता पक्ष इन आरोपों को राजनीतिक बयानबाजी बता रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था को लेकर के लगातार सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। बिहार है आर्थिक रूप से पिछड़ा, लेकिन महिला सशक्तिकरण में आगे। जी हाँ, बिहार भले ही आर्थिक पैमाने पर पीछे माना जाता हो, लेकिन महिला सशक्तिकरण मामले में बिहार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। यह सरकार ने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक भागीदारी में विशेष योजना लागू की है, जिससे उनकी स्थिति में धीरे धीरे सुधार देखने को मिल रही है। बिहार में पंचायत और नगर निकायों में महिलाओं को आरक्षण देने से बड़ी संख्या में महिलाएं विस्तृत से नेतृत्व की भूमिका में आई है। इसके अलावा स्वयं सहायता समूह और विभिन्न योजनाओं के जरिए महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के पर भी जोर दिया गया है, जिसमें गांव में उनकी भागीदारी बढ़ी है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन प्रयासों से महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। कुल मिलाकर के बिहार ने दिखाया है कि सीमित संसाधनों के बावजूद भी सही नीतियों के जरिए महिला उत्थान और फिर सशक्तिकरण की दिशा में बेहतर परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तर उल ईमान ने कहा कि बेटियों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। जी हाँ, किशनगंज की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। AIMIM नेता अख्तर उल ईमान ने ऐसा बयान दिया है जिसने महिला अधिकार, चुनाव और न्याय तीनों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। दरअसल बातें हैं कि किशनगंज में AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तर उल ईमान ने बीजेपी पर सीधा हमला बोला है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि देश में हजारों बेटियों को आज भी न्याय नहीं मिल पा रहा है और ये स्थिति बेहद चिंताजनक है। अख्तर उल ईमान ने खासतौर पर बिल्किस बानो केस का जिक्र करते हुए सवाल उठाया है कि दोषियों को माला पहनाने की घटना आखिर किस तरह का संदेश देती है। उन्होंने कहा कि अगर देश में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की बात की जाती है तो ऐसे मामलों पर सरकार को स्पष्ट जवाब देना चाहिए। यह संविधान संशोधन बिल के लोकसभा में खारिज होने के बाद उन्होंने आरोप लगाया है कि सब चुनावी राजनीति का हिस्सा है। जब उनके मुताबिक 5 राज्यों में चुनाव को देखते हुए महिला मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए लोक लुभावना नीतियों का सहारा लिया जा रहा है। अख्तर उल ईमान ने चुनाव आयोग और फिर सुप्रीम कोर्ट से भी अपील की है कि चुनाव के दौरान इस तरह की घोषणाओं पर रोक लगाई जाए। उन्होंने जनगणना को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए हैं और कहा कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। इस दौरान AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने भी पार्टी का पक्ष रखते हुए कहा कि उनकी पार्टी महिलाओं के सम्मान की बात करती है और समाज में बराबरी की हक की लड़ाई लड़ती है। जहां उन्होंने बताया है कि पार्टी पश्चिम बंगाल में चुनिंदा सीटों पर चुनाव लड़ रही है और उन्हें बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। अख्तर उल ईमान ने यह भी दावा किया है कि सीमांचल के विकास की असली लड़ाई उनकी पार्टी ही लड़ रही है। उनका कहना है कि अब अन्य पार्टियों के नेता भी वही मुद्दे उठा रहे हैं जिस पर AIMIM पहले ही आवाज उठाती आ रही है। कुल मिलाकर के इस बयान के बाद किशनगंज और सीमांचल की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। अब देखना होगा कि इस बयान पर बाकी राजनीतिक दल क्या प्रतिक्रिया देते हैं और ये मुद्दा आने वाले चुनाव में कितना असर डालता है। दोस्तों, किशनगंज में 5 ठिकानों पर छापेमारी की गई है विदेशी फंडिंग के शक में। जी हाँ, किशनगंज में अचानक हुई बड़ी कार्रवाई ने पूरे जिले में हलचल मचा दी है। एक साथ कई जगहों पर छापेमारी की है और जांच का एंगल सीधे विदेशों से जुड़ता दिख रहा है। मामला बेहद गंभीर हो सकता है। दरअसल बातें हैं कि सीमावर्ती जिला किशनगंज एक बार फिर से सुर्खियों में है, जहां पर अवैध लेन देन और फिर संदिग्ध वित्तीय गतिविधियों को लेकर के प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। जिलाधिकारी के आदेश पर रविवार को एक साथ 5 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की गई, जिससे इलाके में हरकत मच गया। जी हाँ, इस कार्रवाई में प्रशासन की अलग अलग टीमें शामिल है जो संदिग्ध लोगों के बैंक खातों, लेन देन के रिकॉर्ड और वित्तीय दस्तावेजों की बारीकी से जांच कर रही है। शुरुआती जांच में कुछ अहम दस्तावेज मिलने की बात सामने आई है, जिससे एक बड़े नेटवर्क के खुलासे की आशंका जताई जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जांच में विदेशी फंडिंग का एंगल भी सामने आया है। अधिकारियों को शक है कि इन संदिग्ध लेन देन के तार विदेशों से जुड़े हो सकते हैं। इसी वजह से अब बैंक ट्रांजैक्शन, विदेशी रेमिटेंस और संदिग्ध लोगों के संपर्कों की गहन जांच की जा रही है।
सूत्रों के मुताबिक अगर विदेशी फंडिंग के सबूत मिलते हैं तो फिर ये मामला केंद्रीय एजेंसियों को भी सौंपा जा सकता है। फिलहाल इस पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग एडीएम और फिर डीएसपी स्तर के अधिकारी खुद कर रहे हैं, जो मौके पर मौजूद रहकर की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। यह छापेमारी के दौरान टीमों ने संबंधित लोगों के घरों से बैंक से जुड़े हुए कागजात, प्रॉपर्टी रिकॉर्ड और फिर अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए हैं। अब इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी और ये भी पता लगाया जा रहा है कि इस नेटवर्क से और कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं। जहां प्रशासन ने साफ कर दिया है कि यह कार्रवाई जीरो टॉलरेंस नीति के तहत की जा रही है और किसी भी तरह की अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई तय मानी जा रही है। यह किशनगंज एक सीमावर्ती जिला है जहां पर पहले से भी इस तरीके के मामलों को लेकर के सुरक्षा एजेंसियां सतर्क रही है। ऐसे में इस छापेमारी को बेहद अहम माना जा रहा है। फिलहाल कार्रवाई जारी है और आने वाले समय में इस मामले से जुड़े बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं। पूरे जिले की नजर अब इन जांच पर टिकी हुई है। मोदी नौटंकीबाज है। जी हाँ, मोदी नौटंकीबाज है, यह कहना है किशनगंज सांसद डॉक्टर जावेद आजाद का। जब किशनगंज से कांग्रेस सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए उन्हें नौटंकीबाज कह दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी जैसे नौटंकीबाज पूरी दुनिया में नहीं है और सरकार सिर्फ दिखावे की राजनीति कर रही है कि 2023 में बिल लाया गया लेकिन उसे लागू नहीं किया गया। उनका दावा है कि अगर ये लागू हो जाता तो फिर आज संसद में 181 महिलाएं और देश भर की विधानसभा में करीब 2100 महिलाएं विधायक होती। इसके साथ ही उन्होंने सरकार की नीयत पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि ये सब सिर्फ जनता को गुमराह करने का तरीका है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस और टीएमसी में भाजपा से ज्यादा महिलाएं प्रतिनिधित्व है। यह स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने बताया है कि किशनगंज में करीब 22 लाख की आबादी पर सिर्फ 45 डॉक्टर काम कर रहे हैं, जबकि कम से कम 200 डॉक्टर होनी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया है कि इतने कम डॉक्टर इतने बड़े इलाके की स्वास्थ्य जरूरत कैसे पूरी करेंगे। वहीं पर बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 20 साल से ज्यादा समय से सत्ता में रहने के बावजूद भी हालात नहीं बदले हैं। उन्होंने पलायन का मुद्दा उठाते हुए दावा किया है कि बिहार की 13 करोड़ आबादी में से करीब 3 करोड़ लोग रोजगार के लिए दूसरे राज्य में पलायन कर चुके हैं। वहीं पर गुजरात में बिहारी मजदूरों पर हमले का जिक्र करते हुए उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार दोनों से सवाल किया है कि आखिर आम लोगों की सुरक्षा और सम्मान कब सुनिश्चित होगा। इस बयान के बाद सीमांचल की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। अब देखना होगा कि इस पर भाजपा और फिर अन्य दल क्या जवाब देते हैं, क्योंकि ये मुद्दा आने वाले चुनाव में बड़ा असर डाल सकता है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि दम है तो बीजेपी को हराओ। जी हां, ओवैसी ने एक बार फिर से अपने आलोचकों को निशाने पर लिया है। जब पश्चिम बंगाल चुनाव के बीच उन्होंने कांग्रेस, टीएमसी और फिर लेफ्ट दलों पर जम करके हमला बोलते हुए कहा कि अगर दम है तो बीजेपी को हरा करके दिखाओ। असदुद्दीन ओवैसी ने उन आरोपों का जवाब दिया है जिनमें कहा जाता है कि उनकी पार्टी चुनाव लड़ती है तो बीजेपी को फायदा होता है। उन्होंने ये भी कहा कि ये एक बहाना है और सच्चाई से बचने की कोशिश है। उन्होंने आंकड़ों के जरिए विपक्ष को घेरते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में 294 सीटें हैं, जहां पर कांग्रेस, टीएमसी और फिर लेफ्ट सैकड़ों सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि उनकी पार्टी एआईएमआईएम सिर्फ 11 सीटों पर मैदान में है। ऐसे में अगर बीजेपी जीतती है तो फिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये सवाल उन्होंने सीधे विपक्ष से पूछा है। असदुद्दीन ओवैसी ने गुजरात के सूरत में एक रैली के दौरान कहा कि कुछ लोगों को इस बात से दिक्कत है कि एक ऐसा नेता सामने आ रहा है जिसकी पहचान अलग है, टोपी, दाढ़ी और तेज बोलने का अंदाज। उन्होंने कहा है कि उनकी जबान तलवार की तरह चलती है और यही बात विरोधियों को परेशान करती है। उन्होंने विपक्षी दलों को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि आप 11 सीट छोड़िए, 270 पर जीत करके दिखाइए और बीजेपी को हराइए। असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी आरोप लगाया है कि कुछ राजनीतिक दल नहीं चाहते हैं कि मुस्लिम समाज की अपनी स्वतंत्र राजनीतिक नेतृत्व उभरे। उन्होंने कहा है कि भारत में हर समुदाय, ओबीसी, दलित की लीडरशिप है, लेकिन जब मुसलमानों की बात आती है तो फिर कुछ लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि उनकी पार्टी से डर पैदा किया जा रहा है। अपने संबोधन के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि वे अपनी राजनीतिक पहचान मजबूत करें और अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह पतंग को समर्थन दें। इस बयान के बाद सियासी पारा और चढ़ गया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि विपक्षी दल इस चुनौती का क्या जवाब देते हैं और बंगाल चुनाव में इसका कितना असर पड़ता है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।
दोस्तों, किशनगंज में लगातार चोरी की घटनाएं सामने आ रही है। अगर आप भी किशनगंज आते हैं तो आप संभल जाइए, होशियार हो जाइए, क्योंकि आज एक ही दिन में दो चोरी की घटनाएं सामने आई है। जी हाँ, बाइक की चोरी हुई है, यहाँ तक कि मंदिर के गहने भी चोरी हो गए हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। जहाँ किशनगंज में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि एक ही रात में दो बड़ी वारदात हो गई है। एक तरफ घर का गेट तोड़ करके बाइक चोरी, तो दूसरी तरफ मंदिर के गहनों पर हाथ साफ। इलाके में डर और गुस्सा दोनों बढ़ गया है। दरअसल बात यह है कि किशनगंज के बहादुरगंज थाना क्षेत्र के दलबाड़ी गांव में एक ही दिन दो चोरी की घटनाओं ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए। पहली घटना में कुणाल कुमार सिन्हा के घर को निशाना बनाया गया, जहां पर सुबह करीब 3 बजे चोरों ने मुख्य गेट तोड़ करके आंगन में घुस करके यामाहा FZS बाइक चोरी कर ली गई। जहां पीड़ित के अनुसार ये बाइक उनके लिए सिर्फ एक बाइक नहीं बल्कि पारिवारिक भावना से जुड़ी थी, क्योंकि ये उन्हें उपहार में मिली थी। जब चोरों ने बेहद सुनियोजित तरीके से गेट तोड़ा और कुछ ही मिनटों में बाइक लेकर के फरार हो गए। दूसरी वारदात इसी गांव के हनुमान मंदिर में हुई है, जहां पर चोरों ने भगवान की मूर्ति में लगे सभी आभूषणों को निशाना बनाया है। मंदिर से गहने चोरी होने की खबर फैलते ही गांव में आक्रोश फैल गया। लोगों का कहना है कि अब चोरों को न घर का डर है न भगवान का भय। वहीं पर घटना के बाद स्थानीय जनप्रतिनिधि भी सक्रिय हुए। जब सरपंच प्रतिनिधि सज्जाद अहमद ने मौके पर पहुंच करके हालात का जायजा लिया और पीड़ितों को लेकर के थाने में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं पर अन्य स्थानीय नेताओं ने भी इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल बहादुरगंज थाना पुलिस ने दोनों मामलों में जांच शुरू कर दी है। आसपास के इलाकों में संदिग्धों की तलाश की जा रही है और चोरी की घटनाओं को जोर करके भी देखा जा रहा है। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से ग्रामीणों में डर का माहौल है। लोग अब प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि रात में गश्ती बढ़ाया जाए और फिर चोरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके सख्त सजा दिया जाए, ताकि इलाके में कानून व्यवस्था पर भरोसा कायम रहे। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, क्या किशनगंज सीमांचल में कुछ बड़ा होने वाला है? क्योंकि सीमांचल बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। यहां तक कि अमित शाह भी आने वाले हैं और बहुत बड़ी मीटिंग करने वाले हैं। यह सीमांचल खास करके किशनगंज, जो नेपाल बंगाल बॉर्डर से जुड़ा सबसे संवेदनशील इलाका माना जाता है, अब सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर टॉप पर आ गया है। जब 2 मई को दिल्ली में होने वाली हाई लेवल मीटिंग से पहले बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। इंडो नेपाल बॉर्डर से सटे इस इलाके को संवेदनशील मानते हुए 2 मई को दिल्ली में गृह मंत्रालय की अहम बैठक बुलाई गई है, जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। जिन सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी वर्चुअल तौर पर शामिल हो सकते हैं। केंद्र और फिर राज्य सरकार मिलकर के सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा को और मजबूत करने की रणनीति पर तैयार करेंगे, खास करके बॉर्डर इलाका। इस बैठक में सीमांचल खास करके किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और कटिहार पर विशेष फोकस रहेगा। यह बिहार के मुख्य सचिव, डीजीपी, पूर्णिया रेंज के आयुक्त और फिर आईजी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। वहीं पर सभी जिलों के डीएम और एसपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे, ताकि जमीनी स्थिति को सीधी जानकारी केंद्र तक पहुंच सके। जब मीटिंग से पहले बिहार के शीर्ष अधिकारी सीमांचल का दौरा कर रहे हैं। इंडो नेपाल बॉर्डर की जमीनी हकीकत, सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी सिस्टम का जायजा लिया जा रहा है। संवेदनशील इलाकों की पहचान करके एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिसके आधार पर आगे का एक्शन प्लान बनेगा।